हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 4 जून 2020 है और डियर फ्रेंड्स आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। दिस वन इज बाय हेलन केलर। द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैनॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विथ द हार्ट। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम अपने दिल से महसूस ही कर सकते हैं, इज़न्ट इट। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। 10 जून 2020 तक आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ईएमआई का ऑप्शन भी। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ईएमआई ऑप्शन राइट। आज ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। डियर फ्रेंड्स एज यू नो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में जिनको पता नहीं है कि इस प्रकार की भी कोई सीरीज़ जो हैं वो चल रही हैं जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं लेकिन दूसरे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को ज़्यादातर कवर करने की कोशिश की जाती है। एज यू कैन अंडरस्टैंड कि हर रोज़ ये पॉसिबल नहीं है। कुछ 10-12 जितने न्यूज़पेपर्स आते हैं तो उनके सारे के सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल इम्पोर्टेंट भी नहीं होते हैं और ये पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एनीवे एज यू नो कि रेगुलर बेसिस पर बेस्ट क्वालिटी आपको डिलीवर करने की कोशिश की जाती है इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 6 इम्पोर्टेंट आइटम्स। एक है एमएसपी फॉर कोर्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल, ये भी किसान के साथ और फ्री पावर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल ख़त्म होता है तो यहाँ से उस दूसरे एडिटोरियल की या फिर आर्टिकल की शुरुआत होती है। फिर 7 to 11 ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये G11 के ऊपर के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। इंडियाज़ पार्लियामेंट इज़ मिसिंग इन एक्शन, ये भी इंटरेस्टिंग पार्लियामेंट के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। फिर इंडिया चाइना के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एडिटोरियल के, ये कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये जो एमएसपी फॉर कोर्स ग्रेन्स जो हैं, कोर्स सीरियल्स। कोर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो हैं बाजरा, रागी, मेज़, ज्वार, ये सारे जो सीरियल्स हैं इनको कहते हैं कोर्स सीरियल्स। कोर्स सीरियल्स जो हैं ये न्यूट्रिशियस होते हैं और इनकी एक खासियत होती है। एनीवे न्यूज़ में ये इसलिए हैं क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में कि 14 ऐसी आइटम्स हैं, खारिफ क्रॉप्स, ऐसे 14 ऐसे खारिफ क्रॉप्स हैं जिनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है, इसको इंक्रीज़ किया है। तो इसमें बाजरा जो है इसकी प्राइस इंक्रीज़ करके पर क्विंटल प्राइस जो है ये 150 रुपीज़ कर दी गई है। रागी की 145, मेज़ 90 और ज्वार जो है इसकी कीमत हो गई है 70। राइट, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इससे ऊपर भी किसानों को ऑफ कोर्स मार्केट में पैसा जो है वो मिल सकता है। पैडी यानी कि एक प्रकार का आप कह सकते हैं चावल जो है, तो इसकी कीमत जो है उसको बस थोड़ा ही इंक्रीज़ किया है और इसको रखा गया है 53 रुपीज़ पर क्विंटल। तो ये एक प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो एक सिग्नल सेंड कर रही है। सिग्नल ये है कि अब ये जो वाटर गजलिंग, आपको पता होगा कि चावल को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और ये जो कोर्स सीरियल्स हैं उनकी खासियत ये है कि बहुत ही कम पानी, ना के बराबर, अगर बहुत एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, राइट, तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार के जो कोर्स ग्रेन्स है, कोर्स सीरियल्स जो हैं उनको उगा सकते हैं। फिर जो एरिड क्लाइमेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, तो ऐसे ड्राई क्लाइमेट में भी अगर मिट्टी जो है आपकी उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है तो भी ये ईज़िली पैदा हो सकते हैं और ये न्यूट्रिशियस होते हैं। तो जो माल न्यूट्रिशन का इश्यू है हमारे देश में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा या तो चावल कंज्यूम करते हैं या फिर जो गेहूं है, रोटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप बाजरा, रागी, मेज़, ज्वार को भी ऐड करें
लेट्स से अगर आपने वीट को ड्रॉप कर दिया टेबल में से और आपके फूड प्लेट में से, या फिर वीट की जो चपाती है वो नहीं कंज्यूम करते, आप उसकी जगह बाजरे की रोटी है एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो न्यूट्रिशन लेवल पर भी देखें तो दिस इज़ मोर हेल्थी, राइट। फिर ये जो चावल पैदा करने के जो पूरा एक पैटर्न जो बन चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चावल पैदा करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है, ग्राउंड वाटर जो है, इसका भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और आज भारत की यह सिचुएशन हो गई है कि बहुत सारी जगहों पर डेजर्टिफिकेशन जो है वो भी हो रहा है। तो यहाँ पर पैडी यानी कि चावल की कीमत को कम रखा है और बाजरा, रागी, मैइज, ज्वार की कीमत को इंक्रीज़ किया है। तो किसानों को भी ये एक सिग्नल दे दिया है कि अगर आप क्रॉप पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर पैडी और उसमें आपको इतने ज़्यादा पैसा नहीं मिलेंगे। इसी के साथ साथ पल्सेस और ऑयल सीड्स जो हैं उसकी भी प्राइस को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो दिस इज़ अगेन ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल, राइट। पैडी की वजह से क्या हुआ कि कुछ ऐसे ट्रेडिशनल एरियाज थे, जैसे कि पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो मिलेट हैं, ये लोग मिलेट उगाते थे इस जगह पर। लेकिन फिर वीट और राइस के ऊपर एमएसपीज मिलने लगी, उनको सब्सिडीज मिलने लगी, तो फिर इन्होंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया और वीट और राइस के पीछे सारा अपना जो खेती बाड़ी है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। वीट एंड राइस ही ज़्यादातर यहाँ पर उगाया जाता है। तो अगर हम मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, इन सारी चीज़ों को अगर फिर से सपोर्ट करेंगे और इनको उगाएंगे, तो ये जो हमारा जो क्लाइमेट है, बहुत सारे एरियाज़ जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इन सारी जगहों पर ये जो मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स हैं वो नेचुरली वहाँ पर आप उगा सकते हैं। आपको कम से कम इनपुट की आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो इसका विरोध करेंगे ऑफ कोर्स, और पंजाब उसमें से एक है। पंजाब ने ये बताया, जो मैंने आपको बताया था FRBM के बारे में, कि 3% है, फिर 0.5% जो है वो अनकंडीशनल है। उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, आपको कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही रिफॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है पंजाब ने। पंजाब ने ये बताया कि फिस्कल डेफिसिट की जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो एडिशनल फैसिलिटीज़ जो है 0.5 से ऊपर या फिर 3.5 से ऊपर जब आप जाते हैं, तो जो भी कंडीशंस फुलफ़िल करनी है तो ये छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ्री पावर जो है, किसानों को फ्री पावर देना जो है वो बंद नहीं करेंगे। अब एक पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर्स। इसके पीछे मेन रीज़न यह है कि पानी जो है उसका भी बहुत दुरुपयोग होता है। जब पहले बिल पे करना पड़ता था तो किसान जो है वो सोच समझकर इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो पंप्स होते हैं, तो उनको ऑन जब भी करता था तो टाइम पर ऑफ भी कर देता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। लेकिन जब से एक ट्रेंड चला आया है, और ये ट्रेंड जो है ये एक प्रकार से अब वोट कैचिंग पॉलिसी भी बन चुका है। मैंने खुद देखा इन द सेंस, मैंने प्रैक्टिकली तो वहाँ पर खेत में जाकर नहीं देखा है, बट द थिंग इज़ आई हैव हर्ड दिस थिंग कि गुजरात के बहुत सारे ऐसे एमपीज़ हैं, राइट, एमपीज़ थे, अब शायद अभी तो नहीं पता, लेकिन 3-4 ऐसे एमपीज़ थे जिन्होंने ये चीज़ की थी कि अपने एरिया में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो आप कलेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते, इतना दबदबा था। तो ये जो फ्रीबीज इस प्रकार से ऐसे मसल पावर का इस्तेमाल करते हुए कि आप यहाँ पर आकर दिखाइए कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहाँ पर डिलीवर करते हैं हमारे गांव में, तो इतना जो दबदबा था कुछ एमपीज़ का, तो ये चीज़ से क्या हुआ कि लोग जो हैं वो उनसे इम्प्रेस हो गए कि ये जो एमपी हैं वो तो हमारे हित में खड़े हैं। लेकिन देश के बारे में अगर हम सोचें, दैन दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमत तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, इज़न्ट इट? ऐसे तो थोड़ी चलेगा। और फ्री पावर सप्लाई जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की तो बर्बादी होती ही है, लेकिन इसी के साथ साथ फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी हम बहुत ज़्यादा बर्बाद करने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया है कि अब ये फ्री पावर सब्सिडी जो है उसको चेंज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है, इससे पहले भी बातचीत इसके बारे में हुई है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक डेडलाइन सेट की गई है कि दिसंबर 2020 तक आपके स्टेट में से कम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह आपने डीबीटी को, इसमें एक पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डीबीटी में कन्वर्ट कर दिया है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको इसको रोल आउट करना पड़ेगा, तभी आपको जो FRBM है उसके
बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तमिलनाडु हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट था 1984 में, इसने इस फ्री पावर देने की शुरुआत की, और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट बना कि 15 साल के बाद महाराष्ट्र ने ये जो स्कीम है फ्री पावर देने की, जो पूरी ऐसी स्कीम थी, इसको बंद कर दिया, स्क्रैप कर दिया। तो दैट्स अ गुड थिंग। टोटल आप देखिए, 4 हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं और पंजाब को मिलाकर 33,000 करोड़ रुपीस हर साल जो है पावर सब्सिडी बिल में चले जाते हैं। 33,000 करोड़ रुपीस। और जैसे मैंने बताया, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो प्रिसाइसली एक आंकड़ा है, जिस आंकड़े को आपको याद रखना है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है पानी को बचाने की जब भी बात आती है, और पानी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे देश में एक अलग से मिनिस्ट्री भी है पानी को लेकर। उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। यूएसए और चाइना दोनों देश इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे वो क्रॉप का प्रोडक्शन हो, हमसे आगे हैं। सेकंड थिंग, चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, यूएस हमसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल देश है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो यूएसए और चाइना की ज़्यादा होगी। लेकिन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो भारत जो है कितना पानी एक्सट्रैक्ट करता है, 251 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये 251 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का मतलब ये है कि टोटल जो चाइना और यूएसए जो पानी निकालते हैं ग्राउंड वाटर, उससे भी ज़्यादा पानी सिर्फ अकेला एक ऐसा देश निकालता है, और वो है हमारा देश भारत। प्रॉब्लम यह है हमारे देश में कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने 20, 30, 50,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, 150 वट एवर जो भी उसकी रेट चल रही हो, तो 150 फीट तक आपने एक बोरवेल जो है वो बना लिया, और सबमर्सिबल पंप जो हैं वो फिट कर दिया, तो फिर आप जितना चाहे उतना पानी निकाल सकते हैं। आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। आप अपनी कार को धोएं, आप अपने पूरे घर को पानी से धोएं, आप गार्डन में एक्सेसिव वाटर का यूज़ करें, मीन्स आप इसके मालिक बन गए। एक ऐसी चीज़ जो हम सबकी है, राइट। किसी के पास 50,000 1 लाख रुपए हैं तो वो सबमर्सिबल पंप्स फिट करवा देते हैं, किसी के पास वो नहीं है तो वो इतना पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सस्टेनेबल तरीका बिल्कुल नहीं है। फिर कर्नाटका की बात करें तो देखिए यहाँ पर इरिगेशन पंप्स, पहले आज से कुछ 12 साल पहले वहाँ पर 17 लाख जितने पंप्स थे, आज 30 लाख जितने पंप्स हो चुके हैं। फिर मीटर्स भी नहीं है बहुत सारी जगहों पर, जैसे मैंने जो एमपी वाला एग्जांपल दिया था, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ ऐसे थे जो इस प्रकार से चीज़ें करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री में मिल रही है आपके खेत में, तो वहाँ से एक कनेक्शन ले लिया और डायरेक्टली घर में भी उसी पावर को इस्तेमाल करें। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर होती रहती है। एक आर्ग्यूमेंट है कि फ्री पावर देना चाहिए, और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उन सारे किसानों का क्या जिनको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, कैनाल इरिगेशन की फैसिलिटी जिन किसानों तक नहीं पहुंची है, तो क्या उनको हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फिर से इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके ऊपर डिबेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मिस्टर ट्रंप बैठे हुए हैं, और दुनिया के दूसरे लीडर्स जो हैं, यू कैन सी दे आर स्टैंडिंग। और एक यहाँ पर एक पता नहीं ये अब तस्वीर किसने निकाली है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर फोटो को देखें तो लगता है कि ये सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो एक प्रकार से कुछ रिक्वेस्ट लेकर खड़े हुए हैं मिस्टर ट्रंप के सामने। बेसिकली ये लास्ट ईयर की तस्वीर है, फ्रांस में हुई थी ये मीटिंग, G7 की मीटिंग। मिस्टर ट्रंप ने रिसेंटली ये बताया है कि G7 जो है ये आउटडेटेड हो चुका है। G7 में कितने देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये 7 देश जो हैं ये ग्रुप ऑफ 7 हैं, दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में से, या फिर डेवलप्ड तो शायद नहीं, लेकिन आई वुड से पॉलिटिकली सबसे एक्टिव कंट्रीज़ हैं। और ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में भी ये देश जो है वो काफ़ी, कनाडा को छोड़कर, राइट, कनाडा इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, और इटली भी इतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन बाकी के सारे देश जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ओके, रशिया जो है वो G8 का एक वक्त था जब पार्ट था, 1998 में रशिया इस G8 का पार्ट बना। फिर 2014 में जब से उन्होंने, रशिया ने जैसे क्रीमिया को एनेक्स किया, यूक्रेन से एक पोर्शन था क्रीमिया का, तो ये अब रशिया के कंट्रोल में है। तो तब से इन बाकी के देशों ने रशिया को इसमें से निकाल दिया है। तो ये है इसकी एक ब्रीफ छोटी सी हिस्ट्री।
अब मिस्टर ट्रंप ने ये बताया कि G7 जो है ये आउटडेटेड है, अब हमें चाहिए G11 में भारत भी शामिल है, इंडिया, रशिया अगेन, फिर से रशिया को ऑन बोर्ड लाने की यहाँ पर बात है, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश हैं जिनको G7 में ऐड किया जाए तो ये बन जाता है G11। सारे के सारे देश, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया ने इस मिस्टर ट्रंप के प्रस्ताव को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। रशिया ने ये बताया है कि मिस्टर पुतिन जो हैं वो इसको अटेंड करेंगे, लेकिन हमें जो है वो एक अच्छी ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट अगर मिलेगी दैन डेफिनेटली वी विल अटेंड दिस मीटिंग। एक क्लियर सिग्नल यहाँ पर यह भी है कि चाइना जो है उसको अकेला छोड़ देना है। एक ऐसा वक्त था जब G8 और 5 भी चल रहा था। G8 यानी कि G8 के देश, इसमें रशिया एडेड है, और +5 जो डेवलपिंग देश हैं, तो उसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया जाता था। लेकिन अब ये जो G11 है उसमें ख़ास करके चाइना जो है उसको कर दिया है ड्रॉप, और यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिस्टर शी जिनपिंग का नाम जो है वो गेस्ट लिस्ट में नहीं है। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। राइट, द प्रपोज्ड G11 grouping would recognize India's place amongst the world's richest nations and acknowledge its global voice। हम दुनिया के रिचेस्ट नेशंस में से जो लिस्ट है उसमें हम ऐड हो जाएंगे, तो एक तरफ से देखें तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इतने इम्पोर्टेंट अब हम बन चुके हैं। एक ऐसा वक्त था जब भारत को कोई गिनता भी नहीं था, लेकिन आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2, या फिर एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि जितना हम ऊपर उड़ेंगे या फिर जितना ऊपर लैडर को क्लाइम करेंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी जो हैं वो बढ़ती जाएगी। तो क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए भारत तैयार है? ये चीज़ हमें अपने आप को पूछनी होगी। एज होस्ट, Mr. Trump can invite any country as a G7 special invitee। तो ये एक सिस्टम है कि अगर आप होस्ट कंट्री हैं तो आप जिसे चाहे उसको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन G7 के कॉम्पोजिशन को, इसके स्ट्रक्चर को चेंज अगर करना है तो दूसरे मेंबर्स का भी अप्रूवल लेना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है रशिया की। रशिया को G11 में ऑन बोर्ड लाने की बात है, तो दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन जो चीज़ सार्क में हुई, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, आपको बताया कि सार्क ग्रुप जो हैं इसमें टोटल 8 देश हैं। बताइए ये 8 देश जो हैं उन सभी के नाम, 2 देशों के नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक है भारत और एक है पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो इसकी वजह से G7 ग्रुप जो है वो पूरा फेल हो गया। तो ऐसा ना हो कि रशिया और यूएसए के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं इसकी वजह से पूरा G11 का प्लान जो है वो फेल हो जाए। भारत बहुत सारी तैयारी करके ये सोचे कि हम G11 के माध्यम से ये चीज़ें करेंगे, इतने बदलाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रशिया और यूएसए के इश्यूज पूरे G11 को हैम्पर ना कर दे, ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कब ये मीटिंग होगी इसके ऊपर क्लैरिटी फ़िलहाल नहीं है। और एक नया ट्रेंड भी लास्ट ईयर हमें देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर की मीटिंग जो है वो फ्रांस में की गई थी, तो उस टाइम पर कोई जॉइंट कम्युनिके, जो लास्ट में जॉइंट कम्युनिकेशन इश्यू किया जाता है, तो वो इश्यू नहीं हो पाया क्योंकि इश्यूज चल रहे थे। बहुत सारे ग्रुप्स, ये जो कंट्रीज़ हैं, तो कुछ टॉपिक्स को लेकर उनका व्यू पॉइंट जो है वो सेम नहीं था, तो फाइनली ये अपना जॉइंट कम्युनिके भी इश्यू नहीं कर पाया, और 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और G7 का, भारत को G7 का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसको भी इवेल्युएट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है G11 के साथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों ने पार्लियामेंट की मीटिंग्स, ये कोरोना वायरस का पूरा एपिसोड चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ देशों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एमपीज़ ने मीटिंग की। कुछ ही एमपीज़ आए थे। फॉर एग्जांपल 10 पार्टी हैं, तो 10 पार्टी के लेट्स से 10-10 एमपीज़ थे आपके वहाँ पर, तो 100 एमपीज़ थे, तो 100 हर एक व्यक्ति मीन्स ये 100 एमपीज़ ने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। पार्टी में से 3-4 एमपीज़ आए। तो इस प्रकार की मीटिंग्स हुई कुछ जगहों पर फिजिकल मीटिंग, कुछ एमपीज़ फिजिकली प्रेजेंट थे, कुछ एमपीज़ जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भी मीटिंग्स जो हैं वो बहुत सारे देशों में हुई हैं। एक लंबा लिस्ट है, उस लिस्ट में हमारे देश भारत का नाम नहीं है। जनरली स्पीकिंग हम अपने देश के बारे में काफ़ी एक प्राइड या फिर एक बहुत ही
गर्व से हम कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है हमारा पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट की मीटिंग जो है पिछले लगभग ये कोरोना वायरस का एपिसोड जब से हुआ है तब से 2-2.5 महीने से इसकी मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। पार्लियामेंट का एक बहुत ही ख़ास रोल है हमारे देश में। पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि गवर्नमेंट जो होती है, जो रूलिंग पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट है, नॉट रूलिंग पार्टी बट आई वुड रादर से स्पेसिफिकली गवर्नमेंट, सरकार जो है, सरकार के ऊपर नज़र रखना, चेक्स एंड चैलेंजेस। सरकार अगर कोई गलत चीज़ करती है तो ओपोजिशन वहाँ पर इसीलिए है, टेक्निकली स्पीकिंग ओपोजिशन वहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर सरकार कुछ भी गलत करे, सरकार थोड़ा भी ट्रैक के बाहर निकले तो एमपीज जो हैं सरकार को रोकेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी ये बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करें। बहुत सारे देश जैसे कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये जो रशिया है उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे देशों में। लेकिन हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ज़्यादा, आप गवर्नमेंट को ज़्यादा अकाउंटेबल, गवर्नमेंट के ऊपर एक टफ एक स्क्रूटिनी, सर्वेलेंस किया जा सकता है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मोशंस हैं, डिबेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ों से गवर्नमेंट का डे टू डे का जो काम है उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने ज़्यादा ज़्यादा जोर दिया उस चीज़ के ऊपर और हमने इसीलिए तो पार्लियामेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया हमारे देश में। Over the decades, our parliament has evolved procedures of accountability, including hearings of committee. The fact that parliament and its committees have not met for over 2 months indicates the absence of scrutiny of government action. जैसे मैंने बताया कि 2 महीनों से गवर्नमेंट जो है वो, पार्लियामेंट जो है उसकी मीटिंग नहीं हुई है। हमारे देश के जो नेशनल लेवल के लॉज हैं वो पार्लियामेंट डिज़ाइन करती हैं। अब हमारे पास है एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सरकार ने यह बताया कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये एपिडेमिक्स को कवर नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई ऐसा लॉ नहीं था। बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास खास करके कोई ऐसा लॉ नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे लॉज को बनाया है। तो क्या हम भी ऐसी मीटिंग्स करके लॉ को नहीं बना सकते थे? ऑफ कोर्स हम बना सकते थे। सरकार ने कुछ 5,000 जितने नोटिफिकेशंस, जब से ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस का एपिसोड की शुरुआत हुई है तब से सरकार ने कुछ 5,000 जितने नोटिफिकेशंस इश्यू किए हैं, लेकिन इसकी स्क्रूटिनी नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की, बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन इसकी स्क्रूटिनी जो है वो फ़िलहाल नहीं हो पाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है या फिर टेक्निकल कोई इश्यूज़ हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो मीन्स प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को, और ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ही, कहीं पर भी जहाँ पर भी फिट उनको लगे। देखिए, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, जो भी समय और जो भी जगह प्रेसिडेंट साहब को लगे ठीक है तो उस जगह पर पार्लियामेंट को समन किया जा सकता है। तो हाफ ऑनलाइन हाफ लोग प्रेजेंट रहे तो ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा सेटअप हम नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया? फिर एमपीज़ की बात करें तो हमारे एमपीज़ जो हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है, सारी चीज़ों की देखभाल करना जो है वो एमपीज़ का काम है। तो क्या वो लोग अपना काम जो है वो, और यहाँ पर किसी भी रूलिंग पार्टी या फिर किसी भी पर्टिकुलर ओपोजिशन पार्टी नहीं, हर एक एमपी जो हैं, चाहे वो आपने कांग्रेस को वोट दिया हो, भाजपा को दिया हो, जेडीयू को दिया हो, लेफ्ट एक्सेट्रा जिसको भी दिया हो, एक बार वो एमपी बन गए तो फिर वो भले ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हम सब के एमपी ही हैं, हमारे देश के एमपी हैं वो, और देश के ही प्राइम मिनिस्टर हैं और देश के ही स्पीकर हैं। तो एक बार आप किसी वहाँ पर पहुँच गए, फिर आप, ऐसा नहीं है कि हाँ पॉलिटिकल लेवल पर कांग्रेस के एमपी, बीजेपी के एमपी, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको हमारे हित के बारे में सोचना चाहिए। उनका मेन जॉब ही, उनका मेन काम ही वही है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इन हिमालयन स्टेयर डाउन द डिलेमास फॉर दिल्ली। हर साल कुछ 400 जितने ऐसे ट्रांसग्रेशंस और फेस ऑफ दोनों देशों के बीच में होते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें चाइना जो है वो कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि शी जिनपिंग का
के अंडर जो चाइना है, ये चाइना अलग है। पहले जो चाइना झगड़ा ना करने के बारे में सोच रहा था, अब चाइना ऐसा हो गया है कि वो अपना मसल फ्लेक्सिंग, अपनी ताकत जो है वो बार बार दिखाता है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि जो चीज़ें, जो ट्रांसग्रेशन हुआ है वो हमारी ज़मीन में अंदर आ गए हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लें हम, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम उसको रेजिस्ट करें। इसलिए दो ही चॉइस होती है, या तो चाइना जो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए, यहाँ पर अक्सर चीन वाला पोर्शन चाइना के पास है, यहाँ पर एक पोर्शन जो है वो चाइना के पास है, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान के पास था, कंट्रोल में था पाकिस्तान ने ऐसे ही उनको गिफ्ट में दे दिया भारत का पोर्शन। ये पूरा पोर्शन भारत का है, लेकिन इसका एक कंट्रोल जो है वो चाइना के पास, पाकिस्तान के पास है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो चाइना के पास है। तो ये इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं दोनों देशों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट, जिसके बारे में आप जानते हैं। आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग्स हियर। नाउ द थिंग इज के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि चाइना एक लंबे टाइम से एक मैसेज देने की कोशिश हमें जो कर रहा है। चाइना भी जानता है कि भारत के साथ एक फुल फ्लेज, भले ही चाइना हमसे ताकतवर है, लेकिन एक प्रॉपर वॉर जो है वो करना अच्छा नहीं होगा। दोनों देश जो हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा है कि आप कंटिन्यूसली छोटी छोटी फाइट्स जो हैं, छोटे छोटे ऐसे इश्यूज कंटिन्यूसली करते रहिए और प्रेशर जो है वो क्रिएट करते जाइए। अगर इंडिया ने रेजिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा ज़मीन मिल गई, और अगर इंडिया ने रेजिस्ट किया तो भी इंडिया थोड़ी फुल वॉर करेगा, क्योंकि आपने भी एक छोटी सी गोली चलाई है तो इंडिया भी एक छोटी सी गोली ही चलाएगा, भले ही दो गोली यहाँ चलाएं, राइट। इंडिया विल नॉट लॉन्च ए न्यूक्लियर वॉर ऑन यू। तो अपना मैसेज जो है कंटिन्यूसली प्रेशर उसके ऊपर आप बनाते रहेंगे, जो चीज़ पाकिस्तान करते आया है, राइट, जो एक प्रॉक्सी वॉर है, ऐसे लोगों को, इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजता रहता है और भारत को इस प्रकार से तंग, ना तो फुल वॉर करता है, फुल वॉर करेगा तो पाकिस्तान को पता है कि वो हार जाएगा, लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स और टेररिस्ट और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भारत को बिजी रखने की कोशिश की जाती है। सेम थिंग गोज विद चाइना। चाइना भी यही शायद करना चाहता है। अब भारत ये भी कर सकता है कि हम इग्नोर कर दें, जैसे पाकिस्तान ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को माना ही नहीं, इसी प्रकार से भारत भी कहे कि नहीं, ऐसी कोई ट्रांसग्रेशन जो है वो नहीं चल रही है। लेकिन भारत क्या इतना वीक देश है? ऑफ कोर्स नो। देखिए, भले ही चाइना के पास हमसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हों, राइट, उनके पास ज़्यादा मिसाइल्स हों, ज़्यादा आर्मी हो, व्हाटएवर, लेकिन कुछ LOC के ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पर इंडियन आर्मी का एक अपर हैंड है, कुछ जगहों पर चाइनीज़ आर्मी का अपर हैंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी बॉर्डर के ऊपर चाइना का ही अपर हैंड है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा भी अपर हैंड है, तो वहाँ पर उनके कान हम भी खींच सकते हैं। दूसरी चीज़, कॉन्टिनेंटल सुपीरियरिटी। आर्मी की बात करें तो हो सकता है कि चाइना की आर्मी हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन नेवी की बात करें तो भारत की नेवी जो है वो चाइना से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एनर्जी, कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो है चाइना के, हम डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर आवश्यकता हुई तो। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि क्या चाइना $100 बिलियन, एक ऐसा देश जिसके साथ वो $100 बिलियन का ट्रेड करते हैं, तो उस देश के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके बिजनेस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा? ऑफ कोर्स नॉट। द थिंग इज़ के बॉटम लाइन यही है कि बेजिंग का जो अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट का हमें मुंह तोड़ उनको जवाब देना चाहिए। वी हैव टू चेकमेट चाइना। लास्ट आर्टिकल जो है ये कोरोना वायरस के ऊपर है। हमारे देश की हमारे देश के फेवर में एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है और रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना यह है कि 48% रिकवरी रेट जो है वो आ चुका है, और मृत्यु दर जो है ये 2.79% ही है। अब कोरोना वायरस एक ऐसा टॉपिक है, कोविड-19, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। तो जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, जो एक कॉमन सेंस भी और मेडिकल एडवाइस जो हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। एक फ़ोटो आपको दिखा दूं, आपको पता ही होगा कि ये कौन है, राइट। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। कुछ दिनों पहले हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप को एनालाइज किया था। कैबिनेट ने एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड किया है। किसानों के साथ जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स हैं, तो उसमें काफ़ी जो मीन्स अप्रूवल जो है ये कैबिनेट ने दे दिया है।
the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020, Farming Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020 और Essential Commodities Act, ये तीनों चीज़ों को निसर्ग जो हैं, तो निसर्ग एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और महाराष्ट्र में जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यह फॉल हुआ। गुजरात में इसकी कोई ऐसी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई। भारत सरकार जो है वो बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर और टेक्निकल स्पेशलिस्ट को वीज़ा देगी। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल ऐसी जगहें हैं, तो इन जगहों पर जो बुद्धिस्ट सिंबल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज जो है हमारा, तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है पाकिस्तान। तो इसका सख्त विरोध किया है भारत ने, और भारत ने ये बताया है कि ये एरिया भारत का है और फिलहाल इलीगली पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया गया है और यहाँ पर ये जो एक इनवैल्यूएबल आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।